निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सदर शी जिनपिंग की दावत पर मंगल से चीन का दौरा कर रहे हैं। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में दो तरफा उमूर पर बातचीत होगी। दौरे से दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन के फरोग में मजीद इजाफा होगा। अहम समझौतों पर दस्तखत होंगे। निगरां वजीर आजम के तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मंसूबे ने पाकिस्तान के माशी लैंडस्केप को बदल कर रख दिया है। इस गेम चेंजर मंसूबे ने समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पाकिस्तान में सी पैक की बदौलत $25 बिलियन के 50 मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। पाकिस्तान और चीन के कुर्बत के रिश्तों पर मबनी दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल है। चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक का बेल्ट एंड रोड टीवी को इंटरव्यू। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई और बहरी हमले। 24 घंटे के दौरान बमबारी में 400 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 2329 हो गए। 9000 से ज़ायद जख्मी। सहूनी फौज के हमलों में अब तक 10 सहाफ़ी भी मारे जा चुके। गजा की नाकाबंदी की वजह से अलमिया में बदलता इंसानी बहरान, सरहदी गुजरगाहें बंद, 6 रोज से गजा की पट्टी पानी से महरूम, ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा भी ख़त्म। अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक सूरत हाल पर संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। गजा में हजारों अफराद तालीमी इदारों और अस्पतालों में पनाह लेने पर मजबूर। ईंधन और अद्वियात की कमी की वजह से अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई खराब। इसराइली फौज का एक बार फिर गजा खाली करने का अल्टीमेटम। आलमी इदारा सेहत का सूरत हाल पर इंतबाह। अलअब्दा अस्पताल खाली करने से बड़ी तादाद में इंसानी जानें ज़ाया होने का खदशा है। सरबराह WHO OIC का हंगामी वजारती इजलास 18 अक्टूबर को जद्दा में तलब। फ़लस्तीनी अवाम 6 दहाइयों से इसराइल के जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं। शहरी आबादी और गजा के मासूम अवाम पर इसराइली हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसराइल फ़लस्तीन मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों का एहतराम करे। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन के मसले पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी। मुसलमानों से इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत। मारूफ हिंदू पंडित की इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों की खुलकर हिमायत। मुसलमान यहूदियों और हिंदुओं दोनों के लिए मुसीबत हैं। फलस्तीन पर इसराइली हमलों की भरपूर हिमायत करते हैं। इसराइल रिहाइश दे तो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हिंदू पंडित यति नरसिंह नंद की जानिब से मुसलमान और इस्लाम के हवाले से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वजीरिस्तान के इलाके में मीर अली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 8 जख्मी। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में नसीराबाद के रिहायशी सिपाही अब्दुल हकीम ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। मकामी उमाइदीन की दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए मुकम्मल हिमायत का अज़्म। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी गई डेडलाइन में 16 दिन बाकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम सरहद पर मजीद 30 ट्रक अफगान खानदानों को लेकर पहुंच गए। 31 अक्टूबर तक तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान में 17 लाख से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रिहाइश पजीर। गैर कानूनी अफगान शहरी दहशतगर्दी और माली जराइम के हवाले से सबसे बड़ा खतरा करार। कौमी मफादात के पेश नज़र पाकिस्तान से कबल दीगर ममालिक ने भी गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया। ईरान ने 2021 में 10,31,757 अफगान शहरियों को अपने मुल्क वापस भेजा। पाकिस्तान अफगान महाजरीन की मेजबानी के लिए कोई फंडिंग हासिल नहीं करता। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए महाजरीन।
غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی، ضلع کرم کے شہریوں کا اظہار مسرت۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر غیر ملکیوں کا انخلا بہترین فیصلہ ہے۔ اس اقدام سے معاشی استحکام اور روزگار میں بہتری آئے گی، دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ غیر قانونی افراد کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے ملک لوٹ جائیں، ضلع کرم کی عوام کی رائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے نگراں وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک کی ملاقات۔ ربیع اور خریف کی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ گندم اور دیگر اجناس کے نرخ کے بارے میں گفتگو۔ گندم کا نرخ یکساں رکھنے کی تجویز کا جائزہ۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی معاونت سے کپاس کے نرخ میں استحکام لانے پر اتفاق۔ پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر 14 ملکی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2023 جاری۔ مشق میں دنیا کی صف اول کی فضائی افواج کے پائلٹس، گراؤنڈ عملہ اور ایئر ڈیفنس کنٹرولر سمیت جدید لڑاکا طیاروں کی شرکت۔ انڈس شیلڈ 14 ممالک کی بہترین فضائی افواج کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ۔ بلوچستان میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی ماریا شمون کی کہانی، عزم، حوصلے اور ہمت کی مثال۔ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں 5 بار ناکام ہونے کے باوجود حوصلہ نہیں ہارا، چھٹی کوشش میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بلوچستان میں پہلی مسیحی خاتون نے اسسٹنٹ کمشنر بن کر تاریخ رقم کر دی۔ گزشتہ روز لاہور شہر میں بھی موسلادھار بارش اور یالہ باری۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ بارشوں کا سلسلہ 17 اکتوبر تک جاری رہ سکتا ہے، جس سے درجہ حرارت میں واضح کمی کے امکانات۔ صوبہ بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری۔ پی ڈی ایم میں کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ 24 گھنٹے جاری۔ ترجمان پی ڈی ایم میں۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا 13واں میچ، دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں دہلی میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ دن 1:30 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ احمد آباد میں بھارت کی پاکستان کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی۔ قومی ٹیم 191 رنز پر آؤٹ، بابر اعظم کی 50 اور رضوان کے 49 رنز۔ 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ بھارت نے ہدف 31ویں اوور میں 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ روہت شرما کے 86 اور شریاس ایئر کے 53 رنز۔ پاکستان اگلا میچ 20 اکتوبر کو آسٹریلیا سے کھیلے گا۔ میگا ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائی کے لیے کمبوڈین ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور کمبوڈیا کے درمیان ہوم لیگ 17 اکتوبر کو جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں شیڈیول۔ پاکستان 12 سال بعد ورلڈ کپ کوالیفائر کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان اور کمبوڈیا کے درمیان نوپین میں کھیلا گیا پہلا لیگ بغیر کسی گول کے برابر رہا تھا۔ آج سفید چھڑی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد نابینا افراد کو درپیش مسائل اور مشکلات سے معاشرے کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ بصارت سے محروم افراد کی سہولت کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کے قیام کے لیے اپنی کاوشیں بڑھانے کا دن ہے۔ سب مل کر نابینا افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ صدر مملکت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد دیہی خواتین کی خدمات کا اعتراف کرنا، انہیں معاشرے کا ذمہ دار شہری بنانے، ان کے حقوق کا تحفظ اور باعزت روزگار کی فراہمی ہے۔ دیہی خواتین خوراک کی پیداوار اور زرعی اور دیہی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں اور دیہات میں رہ کر ملک کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان چین تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صدر شی جن پنگ کی دعوت پر منگل سے چین کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم بیجنگ میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شریک ہوں گے۔ تفصیل بتائیں گے شاہ رخ شفیع اپنی رپورٹ میں۔
पाकिस्तान और चीन दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। दोनों मुल्कों की तावन पर मबनी तस्वीराती शराकतदारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। 2013 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक मुआहदे से दोस्ती का ये रिश्ता मजीद मजबूत हुआ है। सीपैक सदरशी के बेल्ट एंड रोड इकदाम का एक अहम जुज्व है, जिसके तहत चीन ने कर्जों की फराहमी के अलावा माहौलियाती और समाजी फवाइद को भी अव्वलीन तरजीह दी है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में अब तक 25.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी है, जबकि इसके बायस 1,92,000 मुलाजमतों के नए मौके पैदा हुए हैं। तारीख साज मंसूबे के तहत हजारों मेगावाट बिजली की पैदावार, सैकड़ों किलोमीटर तवील चाहराहों और ट्रांसमिशन लाइन्स की तंसीम मुमकिन हुई है। सीपैक के फ्रेमवर्क के तहत दोनों मुल्क ज़राअत, सनत, साइंस और टेक्नोलॉजी और IT के शोबे में काम कर रहे हैं। BRI के 10 साल मुकम्मल होने पर तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम रवा माह की 17 तारीख से बीजिंग में शुरू हो रहा है। इससे कबल चीन 2017 और 2019 में बेल्ट एंड रोड फोरम का इनेकाद कर चुका है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर इस अहम फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी मईशत में मवासलाती रवाबत के मौजू पर खिताब करेंगे। अपने दौरे में निगरान वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, मुतल्लिका हुक्काम, फोरम में शरीक सरमायाकारों और कारोबारी अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। फोरम के पहले रोज CEOs कॉन्फ्रेंस होगी, जबकि फोरम का इफ्तिताई इजलास 18 अक्टूबर को होगा। मवासलाती राब्तों, माहौल दोस्त तरक्की और डिजिटल मईशत पर 3 आला सतह मुबाहिसे होंगे, जबकि तजारत, सरमायाकारी और अवामी राब्तों के हवाले से 6 मुख्तलिफ नशिस्तें भी फोरम में शेड्यूल हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक ने कहा कि सीपैक ने दरहकीकत पाकिस्तान के माशी लैंडस्केप को बदल कर रख दिया है। इस गेम चेंजर मंसूबे ने समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। चीन के बेल्ट एंड रोड TV को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान पाकिस्तान में सीपैक की बदौलत $25 बिलियन के 50 मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, जिनसे लाखों रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। Contribution to our socio-economic development, it has been a huge success. When we look back at the achievements of the last 10 years, we have now completed more than 50 projects worth $25 billion. So this is a huge investment coming as part of the China-Pakistan Economic Corridor. मेरे का प्रॉम्प्टर अपडेट नहीं हुआ कि पाकिस्तान और चीन के कुर्बत के रिश्तों पर मबनी दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि चीन पाकिस्तान का हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाला बेहतरीन दोस्त है। चीन भी पाकिस्तान को आयरन ब्रदर की हैसियत देता है। दोनों मुल्कों का ये गैर मुतज़लज़ल और एतमाद पर कायम रिश्ता न सिर्फ हुकूमतों की सतह पर बल्कि अवामी सतह पर उतना ही मजबूत और दिलों से जुड़ा हुआ है। In Pakistan, we call China our best friend, and in China, Pakistanis are known as Bhatiye, the iron brother, and an expression which is only reserved for Pakistanis. So this is very touching, very moving. And I was telling you that I've been going around China in many villages, cities, and towns and counties. And everywhere when I tell them that I'm from Pakistan, they will say Bhatiye. So you know that's so heartwarming. That this relationship between our two countries is not only a G2G relationship. It's not only about political relationship. It's a heart-to-heart relationship. पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा कि रवा माह होने वाला तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम तमाम रुकन मुल्कों के लिए इंतहाई अहम मौका है, जिसमें माजी की कामयाबियों पर नजर रखते हुए मुस्तक़बिल के लिए एक रोड मैप तश्कील दिया जाए। एक नया मुस्तक़बिल जो सबके लिए साझा हो। BRI बैनुल अक़वामी ताउन का प्लेटफॉर्म फराहम करता है, जिसके जरिए यकजहती, तरक्की, माशी और समाजी बहबूद और गुर्बत का खात्मा जैसे मकासद का हुसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म BRI के अहम फोरम से कलीदी खिताब करेंगे, जिसमें वो तिजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारी से मुतालिक पाकिस्तान के विजन से फोरम में शामिल मंदूबीन को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपने अहम दौरे के दौरान चीन की आला क़यादत से मुलाकातों के अलावा चीन की बड़ी कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के सरबराहों से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दौरे के मौके This is certainly
a very, very important forum in the sense that the Prime Minister will also address the high-level forum, the theme of which is connectivity in an open global economy. Prime Minister will also have bilateral meetings with the Chinese leadership. The Prime Minister will also have meetings with the participating global leaders who are coming to attend the third BRF forum. Prime Minister is also will be meeting with some top Chinese businessmen. These businessmen that Prime Minister will be meeting, they are kind of the giants in the Chinese system. They are very large business corporations. A number of agreements, MOUs, will also be signed. This visit would help in strengthening this relationship between our two countries. And then it will also provide an opportunity to review the entire gamut of bilateral cooperation and also including China-Pakistan economic cooperation, which is certainly an extremely important economic project that was launched about 10 years ago. नाज़रीन, इसराइली अफवाज ने गजा में दरिंदगी की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की वहशियाना बमबारी में 400 से ज़ायद मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। रफ़ा में रिहायशी इलाके में बमबारी से बच्चों समेत 15 शहरी जाँ बहक हुए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में 8 रोज़ से जारी सिहूनी जारियत में शहदा की मजमूई तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। शहदा में 700 से ज़ायद बच्चे और सैकड़ों ख़वातीन शामिल हैं। काबिज़ इसराइली फ़ौज के तर्जुमान जोनाथन कॉनरेक्स ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बताया कि गजा के बाशिंदों के निकलने का वक्त आ चुका है। वो अपना सामान लेकर जनूब की तरफ चले जाएं। जैसे ही शिमाली गजा से सिविल आबादी नकल मकानी करती है तो बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसराइली इंतबाह के बाद से बड़ी तादाद में मजलूम फ़लस्तीनी बेसर और सामानी के आलम में नकल मकानी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली जारियत के बाइस गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 5,21,000 से तजावज़ कर चुकी है, जिनको इमदाद की अशद ज़रूरत है। राफे क्रॉसिंग बंद होने की वजह से गजा को इमदाद की फराहमी भी रुक चुकी है, जिसकी वजह से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल ने हमास के साथ लड़ाई में मजीद 7 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक हमास के हमलों में हलाक इसराइली फौजियों की मजमूई तादाद 286 हो गई है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने वाज़ेह किया है कि एक भी फ़लस्तीनी गजा नहीं छोड़ेगा। फ़लस्तीन के मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने वीडियो पैगाम में कहा कि कोई भी फ़लस्तीनी मिस्र हिजरत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मिस्र हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क और मिस्री हमारे भाई हैं, लेकिन नकल मकानी इस मसले का हल नहीं है। वीडियो पैगाम इस्माइल हानिया ने कहा कि तमाम फ़लस्तीनियों का मुतफ़क़ा फ़ैसला है कि हम अपने मुल्क में ही रहेंगे, अमरीका और इसराइल के गठजोड़ को नाकाम बना देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राबता किया है। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक महमूद अब्बास ने सदर बाइडन पर वाज़ेह किया है कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम 2 रियासती हल के ज़रिए ही मुमकिन है। फ़लस्तीनी सदर ने शुमाली गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने गजा पर हमले रोकने, मुतासरीन को फौरी तौर पर इमदाद और तिब्बी सहूलियात समेत बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की और इसराइल की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास 18 अक्टूबर को जद्दा में तलब कर लिया गया। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाए गए इस वजारती सतह इजलास में गजा पर इसराइली हमलों से बिगड़ती सूरत हाल और खित्ते के अमन को लाहक खतरात पर गौर होगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी सतह पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। वस्ती लंदन में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में मुजाहिरा किया और इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि फ़लस्तीन में जंगी जराइम का नोटिस लिया जाए।
न्यू यॉर्क में भी हजारों अफराद फलस्तीनियों की हिमायत के लिए सड़कों पर निकल आए। टाइम्स स्क्वायर के करीब मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा हुई। शुरका ने फलस्तीन की आज़ादी और इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए फलस्तीनियों के अलहदा वतन का मुतालबा तस्लीम करना होगा। हिंदू पंडित की मुसलमानों से नफरत और इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों की हिमायत खुलकर सामने आ गई। मारूफ हिंदू पंडित यति नरसिंह नंद का हालिया इसराइली इक़दामात और फलस्तीन पर जारहियत के हक में बयान सामने आ गया। हिंदू पंडित ने इसराइल के फलस्तीन पर हमलों की भरपूर हिमायत करते हुए इसे अच्छा इक़दाम करार दिया। यति नरसिंह नंद का कहना था कि हमारा इसराइली हुकूमत से मुतालबा है कि हमें इसराइल में पूरी मजहबी आज़ादी के साथ रिहाइश फराहम की जाए। हमारी इसराइल में रिहाइश के मुतालबे का मकसद इसराइलियों का इस कैंसर यानी कि इस्लाम से लड़ने में मदद फराहम करना है। हम हिंदू पिछले 1400 साल से इस्लाम का मुकाबला कर रहे हैं। मजीद कहना था कि हिंदू पंडित ने इस बयान में निहायत गलीज जबान का इस्तेमाल करते हुए गालियां भी बकीं। हमारा और यहूदियों का एक ही दुश्मन है, मोहम्मद और उनकी किताब। उनका कहना था कि हम हिंदू सिवाय इस्लाम के तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। मुसलमान यहूदियों और हिंदुओं दोनों के लिए मुसीबत हैं। यति नरसिंह नंद के हालिया फ़लस्तीन मुखालिफ बयान के बाद भारत के मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ और नफरत आलमी सतह पर अयां हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि भारत के मुसलमान मुखालिफ बयानात और प्रोपेगेंडों का सख्त नोटिस ले। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जुलानी ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में शहरी आबादी पर हमलों और गज़ा के महासरे की पुरज़ोर मसम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल 6 दहाइयों से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढा रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में निगरां वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़ानून की पासदारी और इंसानी हुकूक़ का एहतराम यकीनी बनाए और फ़लस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मसले पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान 1967 से कब्ल की सरहदें अल-कुद्स अल-शरीफ दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहता है। OIC इजलास में जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए गौर होगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि इस वक्त फ़लस्तीन में एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और बुनियादी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। MQM पाकिस्तान सलामती काउंसिल से अपील करती है कि वो अपना किरदार अदा करे और इसराइली जारहियत को रोके। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 20 अक्टूबर को कराची में फ़लस्तीनियों के हौसले को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आलमी इदारे अपना किरदार अदा करते हुए फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत को रोकें। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 2018 में तरक्की करते मुल्क को खास मंसूबे के तहत पीछे धकेल दिया गया। पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क जिस नजरिए की बुनियाद पर बना था उसको आगे बढ़ाना होगा। तफसील जानते हैं साजिद अख्तर से। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के ज़ेर एहतमाम मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सरजमीन फ़लस्तीन पर आग भड़क उठी है। फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और आम शहरियों पर बमबारी की जा रही है। मकानात और हस्पतालों पर बमबारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम अपने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की सरकूबी, बातिल कुव्वतों के खिलाफ मैदान अमल में जदोजहद करना और इस्लाम के परचम को सरबुलंद रखना हमारा मिशन है। हम बाहमी मोहब्बतों पर यकीन रखते हैं, हम एतदाल की सियासत पर यकीन रखते हैं। मैं तमाम अरब ममालिक से दरख्वास्त करता हूँ और बिलखुसूस सऊदी अरब से कि वो फौरी तौर पर OIC का इजलास तलब करें और इस्लामी दुनिया की तंजीम नए ज़ाविये से इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से अपना नया मौक़िफ़ मुतय्यन करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम दलील की सियासत के कायल हैं। हमें अपने मुल्क को बैनुल-अक़वामी दबाव से निकालना होगा। हमें अपनी सियासत, जमहूरियत, इक़दार और तहजीब को आज़ाद रखना है। हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें अगर कोई ये समझता है कि हम इनको हेरा फेरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर करेंगे, मैं अभी से ऐलान करता हूं कि तुम हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर करेंगे। कॉन्फ्रेंस से हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी जुबैर ने खिताब करते हुए कहा कि
اسرائیلیوں نے غزہ میں وہ ظلم اور جبر برپا کیا ہوا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو فلسطین پر چڑھائی کرنے کسی صورت نہیں دیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ حمایت کرنے پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما غلام احمد بلور، پاکستان مسلم لیگ نون کے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، JUI فے کے عبدالغفور حیدری اور دیگر مقررین نے کہا کہ مفتی محمود ایک عظیم علمی اور سیاسی شخصیت تھے۔ ان کے عظیم علمی اور سیاسی کارناموں اور کردار پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک نہ آتی تو ملک کو مزید نقصان پہنچتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر ظلم اور جبر کے خلاف کڑا ہونا ہوگا۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے عام انتخابات ضروری ہیں۔ اپنے ایک بیان میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی غریبوں سے جینے کا حوصلہ چھین رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے اور نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بنے تو پاکستان کو عالمی ساکھ بحال ہوئی، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے تو عوام کی مشکلات ختم ہوں گی۔ پڑاسین بلوچ لبریشن آرمی کا ہم سرغنہ ساتھی سمیت جہنم واصل ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے BLA کے دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کے دوران دہشت گرد صدام حسین مسلم ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان دشمنوں کی جانب سے 2 دہائیوں سے مسلط کی گئی دہشت گردی کی جنگ میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف دہشت گروپوں میں شامل دہشت گردوں کی بڑی تعداد کو جہنم واصل کیا۔ اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں میں بڑی تعداد براہ راست پاکستانیوں پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گرد گروپوں کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی اور ان کی آقا بھارتی خفیہ ایجنسی را BLA کی نچلے درجے کی بزدلانہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی صورت میں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ہلاک دہشت گرد صدام حسین مسلم، گرو اور جبار جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ آپریشن کے دوران دہشت گرد صدام حسین کا ایک اور ساتھی دہشت گرد مقصود بھی مارا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا جانے والا بلوچ لبریشن آرمی کا دہشت گرد صدام حسین 2008 میں بلوچ لبریشن فرنٹ کا حصہ بنا۔ دہشت گرد صدام حسین نے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے استعمال اور بارودی سرنگیں نصب کرنے کی تربیت بلوچستان کے علاقے مشقے میں قائم بلوچ لبریشن فرنٹ کے دہشت گرد ٹریننگ کیمپ میں حاصل کی۔ 2014 میں دہشت گرد صدام حسین بلوچ لبریشن آرمی میں شامل ہو گیا، جسے 2017 میں ضلع کیچ میں خفیہ تربیتی کیمپ کا کمانڈر اور 2021 میں اسے مقامی کمانڈر بنا دیا گیا۔ 2016 سے اب تک دہشت گرد صدام حسین جنوبی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 93 دہشت گردی کے وارداتوں باشمول گرینیڈ حملے، بارودی سرنگوں کے حملے اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہا۔ ان حملوں میں 131 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، جبکہ 177 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ ستمبر 2023 میں دہشت گرد صدام حسین ہیڈ کوارٹر FC بلوچستان پر بھی حملے میں ملوث رہا۔ دہشت گرد صدام بلوچستان کے ضلع کیچ میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں اور ضلع میں نوجوانوں کو دہشت گرد گروپوں میں شامل کرنے کے حوالے سے اہم کردار تھا۔ دہشت گرد صدام حسین کے خلاف گوادر اور تربت میں متعدد FIRs درج ہیں، جبکہ دہشت گرد صدام حسین بلوچستان کے ضلع کیچ میں متعدد دہشت گرد سیل بھی چلا رہا تھا۔ دہشت گرد صدام صوبے کے معصوم نوجوانوں کو نام نہاد آزادی بلوچستان کے ایجنڈے کے تحت ورغلا کر دہشت گردانہ کارروائیوں کا حصہ بناتا تھا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گرد صدام حسین کی ہلاکت اس دہشت گرد تنظیم کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ دہشت گرد صدام حسین کی ہلاکت سے علاقے میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ دہشت گرد صدام کی ہلاکت کے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور علاقے میں امن و استحکام واپس لانے میں بڑی مدد ملے گی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کیا۔ جھڑپ کے نتیجے میں 6 دہشت گرد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد ہوا۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی عبدالحکیم نے جام شہادت نوش کیا۔ مقامی آبادی نے دہشت گردی کی لعنت کے جڑ سے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے۔
गुज़िश्ता रोज तुर्बत में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 6 मजदूरों की मैयतें बजरिया हेलीकॉप्टर कोयटा से मुल्तान पहुंचा दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी ने एयरबेस पर वरसा से गुफ्तगू करते हुए वाक़े पर इजहार अफसोस किया। उनका कहना था कि इंसानी जान का कोई नमूल बदल नहीं, लेकिन शहदा और जख्मियों को मुआवजे को जल्द अदायगी करेंगे। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज है। अली मर्दान डोमकी ने कहा कि केश तुर्बत में दूसरे सूबों से आने वाले मजदूरों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 16 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं जिसने गैर कानूनी अफ़गान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। दुनिया के बहुत से ममालिक, जिनमें बड़े ममालिक भी शामिल हैं, अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की तरक्की के लिए तारीख के मुख्तलिफ मौक़ों पर यह फैसला कर चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2021 में 10,31,757 अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया। यूरोपीय यूनियन एजेंसी ऑफ असाइलम और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 1.7 मिलियन अफगान शहरी बगैर किसी सबूत, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये 1.7 मिलियन गैर कानूनी तारिकीन वतन का मखसूस गिरोह है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और माली जराइम के हवाले से सबसे बड़ा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए महाजरीन के मुताबिक पाकिस्तान अफगान महाजरीन की मेज़बानी के लिए कोई फंडिंग हासिल नहीं करता। फराहम की जाने वाली वाहिद माली इमदाद UNHCR की तरफ से 25,000 रुपए तक की एक वक्ती नकद ग्रांट है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए महाजरीन के मुताबिक ये ग्रांट बराह रास्त पनाह गुज़ीन खानदानों को दी जाती है, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कोई हिस्सा मुख्तस नहीं किया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी पर जिला कुरम के अवाम ने इजहार ख्याल किया है। इस सिलसिले में उनका कहना था कि इस फैसले से मुल्क में माशी इस्तेहकाम, रोजगार में बेहतरी आएगी और दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पाकिस्तान हुकूमत दा फैसला करी दे जबदावा तारीख के कोम मशारा फैसला करी वा आगे से दा वरस्ता वा हा फैसला गणना लगेगी दी सब ढेर चेंजेस द सिरोशी तकरीबन मुल्क इकोनॉमी बाखा खालको ته برزګورا ملو شي او مين شاید حکومت دی کنه ټیرریزم داغه دالته پهلو شی او ناغه د ملکی دی مو پاکستان کې داسې پکور دی کنه چې غیر ملکی یا افغاني یا خپل ملک ولا دی کنه څنګه خپل قانوني طریقې سره یا ویزا یا پاسپورت نوغه دا پیسې کومه ملويږي ډالرو کې غو پاکستان ته ملو شي لکه څنګه مو پاکستان ته پتاکات ملويږي اندسه لکه صورت د غیر ملکی بغیر د قانون اوسي یا دکانداري یا کاروبار کوي دا څه وزي نو هغه کاروبار په ټول پاکستاني سره ملو شي نو تقریبا 10-15% خلک به روزګار ته واپس خپل پاکستانیان راشي کنه څنګه مو وزیر اعظم فیصله کړی د کوم غیر ملکی یعنی مهاجرین په شندې د ملک بدر شي هغه ملک نه بهار شي ندی واجنه به مت کوم نوجوان نسل د هغه ته روزګار پیدا شي او پکورم داده سکوم دالته غیر ملکی پاکستان کې مقیم دي چاغوي سره د پاکستان هیڅ ثبوت یا څه د دستاویزات نشته هغه دالته پاکستان کې ټیم تیری پکور داده دوی کوم غیر قانوني چاغوي سره د پاکستان پته کېدو هیڅ ثبوت نشته دي हुकूमती अहकामात के पेश नज़र अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से अपने मुल्क वापसी का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। तुर्कम बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की रज़ाकाराना तौर पर वापसी का फैसला खुशाइंद है। रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाने वाले बाशिंदों ने अपने वतन वापसी पर इत्मीनान का इजहार किया। 14 अक्टूबर 2023 को 1530 अफगान अपने मुल्क रवाना हुए। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों में 392 मर्द, 257 खवातीन और 881 बच्चे बजरिया तुर्कम बॉर्डर अफगानिस्तान रवाना हुए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 49 गाड़ियों में 152 खानदानों की अपने मुल्क वापसी अमल में लाई गई। अफगान बाशिंदों की रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापसी का इक़दाम काबिल सताइश है। अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान वापसी का अमल दोनों ममालिक के हक में मुस्बत नताइज मरतब करेगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। इंतखाबात के जिक्र पर वोटर्स के जहन में सिर्फ पोलिंग डे और इलेक्शन नताइज का तस्वुर ही आता है, लेकिन उसके इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को तवील और मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है। इस सारे अमल का मुख्तसर जायजा पेश करते हैं इस रिपोर्ट में।
नाज़रीन, इदारा शुमारियात के मुताबिक 2023 की नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख हो गई है। मुश्तरका मफादात काउंसिल की डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद आम इंतखाबात 2024 के लिए हल्का बंदियां आईनी जिम्मेदारी बन गई थीं। इस सूरत हाल के पेश नज़र 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर कराना मुमकिन नहीं, क्योंकि नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त दरकार होता है। इलेक्शन कमीशन ने 27 सितंबर को कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की और हल्का बंदियों का दौरानिया 14 दिन कम करके 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दाखिल करवाए जा सकते हैं, जिन पर 26 नवंबर तक फैसला होगा और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए नए वोटों का इंदराज, इखराज और मुंतकिली का काम भी इस सारे इंतखाबी अमल का हिस्सा बना। इलेक्शन कमीशन इन मराहल के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा, जिसमें इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी का इजरा, उन पर एतराज़ात का जायजा, कागजात की स्क्रूटनी और उम्मीदवारों की अहलियत के मुताबिक हतमी फहरिस्त का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक चलाने पर भी नजर रखेगा, जिसके बाद अहम तरीन मरहला पोलिंग डे होगा, जिसके लिए तमाम तर इंतजाम करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही की जिम्मेदारी होगी। 21 सितंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे, जिसके लिए पोलिंग डे का तयन करना अभी बाकी है। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कराची में भी वोटर्स रजिस्ट्रेशन का अमल आज इतवार के रोज भी जारी है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी ज़मीर अब्बास, बताइएगा वोट इंदराज क्यों जरूरी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोगों को क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं? इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में इतवार के रोज़ भी वोटर का इंदराज किया जा रहा है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस ईस्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे हम पूछते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से ईस्ट से कि यहाँ पे वोटर्स के इंदराज के हवाले से उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज़ की हैं। जो भी वोटर्स आता है उसको हम अपने लिस्ट में नाम उनका चेक करते हैं। अगर उनका नाम दाखिल नहीं है या उनका नाम कहीं गलत दाखिल है तो उनको फार्म 21 दिया जाता है, जो कि शनाख्ती कार्ड की कापी के साथ जमा किया जाता है। सबसे पहले तो वो 8300 पे SMS करके अपने वोट को चेक कर सकता है, और जब इंदराज के लिए आएगा तो उनके पास शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। कार्ड के ऊपर 2 एड्रेस होते हैं, मुस्तकिल या आर्जी। दोनों एड्रेस में से किसी एक एड्रेस पर उसका हक है कि वो अपना वोट दाखिल करवा सकता है। जब ये सारी कवायफ अपनी जमा करवा देंगे तो कितनी देर में जो है ये सर्टिफिकेट का इजरा जो है वो पॉसिबल होता है? क्योंकि ये हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, नादरा से कनेक्ट है, और इलेक्शन कमीशंस की पॉलिसी के मुताबिक जो वोटर लिस्टें अपडेट हो रही हैं तो पूरे पाकिस्तान में उसका काम जारी है, और हम उसी टाइम पर उसकी इंदराज करके अपने सिस्टम में उसका इंदराज कर देते हैं। और जैसे ही नई वोटर लिस्ट या इलेक्शन कमीशन से वो अपडेट होता है तो उनके पास SMS के ज़रिए 8300 पे वो अपना चेक कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स के इंदराज के हवाले से ये जो मुहिम जारी है इतवार के रोज़ भी जारी रहेगी। शुक्रिया ज़मीर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात की तैयारी और वोटर्स के इंदराज का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन का अमला आज छुट्टी के रोज भी फ्राइज की अंजाम दही में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं लाहौर में इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आज भी अमला आया हुआ है इलेक्शन कमीशन का। जो नए वोटर हैं उनके इंदराज के लिए अगर किसी के नाम में कोई गलती है या दुरुस्तगी है, इस तरह के मामलात हैं, क्योंकि इसमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसको फिल करके वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में यहाँ पे लोग आते हैं, जिसके बाद वो जमा होता है। वो जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम डाल दिया जाता है। ये मैनुअल भी हो रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन
لائن بھی فارم مہیا کرنے کی سہولت الیکشن کمیشن نے دی ہے. لوگ گھروں میں بھی یہ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں پہ آ کے جمع کروا سکتے ہیں. اگر ہم اوور آل بات کریں تو یہ 25 تاریخ ہے اکتوبر کی جب تک یہ فارم جمع کروائے جا سکتے ہیں. نئے اندراج کے لیے جہاں کوئی غلطی ہو اس کو درست کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو حلقہ بندیاں ہیں اس پر بھی 27 اکتوبر کی تاریخ ہے اس کو اعتراضات جمع کروانے کے لیے, جس کے بعد ایک مہینے تک ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ کام کرے گا, جس کے لیے جو الیکشن حلقہ بندیوں کے حوالے سے اعتراضات جمع کروائے گا اس حلقے کا ووٹر ہونا ضروری ہے. اگر ہم بات کریں ووٹ کے اندراج کے حوالے سے تو یہاں پہ اگر ہم اوور آل بات کریں تو تقریباً 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹر جو درج ہو چکے ہیں. یہ 25 جولائی 2013 تک کا ڈیٹا ہے, جبکہ اگر ہم اس آفس کی بات کریں جو لاہور کا ہے یہاں پہ اس کے بعد سے تقریباً 150 سے 200 فارم جمع ہو چکے ہیں جس کو ان لوگوں نے ان لسٹوں میں ڈال دیا ہے. اب یہ تقریباً 10 دن ہیں, جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ پروسیس جاری ہے. جو ورکر ہیں الیکشن کمیشن کے وہ یہاں کام کر رہے ہیں, وہ اس کو اندراج کر کے جو فائنل ووٹر لسٹ ہے اس میں ان کے نام درج کر رہے ہیں. جی, الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کی تیاریوں اور ووٹرز کے اندراج کا سلسلہ جاری ہے اور چھٹی کے روز بھی عملہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے. بہت شکریہ نان افتخار احمد, آپ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین, پنجاب میں گندم کی بوائی کا عمل شروع ہو چکا ہے. رواں سیزن میں 1 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں محکمہ زراعت کے کسانوں کی فلاح کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں ملتان سے فرحان مرزا کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پنجاب میں رواں سیزن میں 2 کروڑ 56 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا پیداواری ہدف مقرر کیا گیا ہے, جبکہ فی ایکڑ اوسط پیداوار کا ہدف 40 من حاصل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے کسانوں کی فلاح کے متعدد اقدامات کا آغاز کیا ہے. محکمہ زراعت کی جانب سے منتخب اقسام کے تصدیق شدہ بیج پر 1500 روپے فی بیگ سبسڈی بذریعہ واؤچر فراہم کی جا رہی ہے. ایک کاشتکار منتخب اقسام کے 5 تھیلوں تک سبسڈی حاصل کر سکتا ہے. صوبائی سطح پر بہترین پیداوار حاصل کرنے والے پہلے 3 کاشتکاروں کو ٹریکٹر بطور انعامات دیے جائیں گے. ضلع کی سطح پر زیادہ پیداوار حاصل کرنے والے کاشتکاروں کے لیے کروڑوں روپے کے انعامات بھی رکھے گئے ہیں. پیداوار کا ٹارگٹ ہے وہ 2 کروڑ 50 لاکھ جو ہے وہ میٹرک ٹن رکھا گیا ہے. تو یہ 40 من فی ایکڑ کے حساب سے اس کا جو ٹارگٹ ہے, یعنی کہ ہم 40 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کریں گے ایوریج, تبھی ہم جا کے جو ہے وہ 2 کروڑ 50 لاکھ میٹرک ٹن حاصل کریں گے. تو میں کاشتکاروں کو یہی کہوں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اس میں یہ ہے کہ 10,000 جو رہائشی پلاٹ ہیں وہ بھی کاشتکاروں کو لگا کے دیے جا رہے ہیں. تو یہ پوری کمپین کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ اس میں خود کفیل کریں. رواں سیزن میں صوبہ بھر میں 12 لاکھ ایکڑ کے لیے تصدیق شدہ بیج پر اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. پنجاب حکومت نے کھیتوں سے گندم کا دانہ دانہ خریدنے کی حکمت عملی بھی بنا رکھی ہے. حکومت پنجاب کے ان اقدامات کی بدولت گندم کی فی ایکڑ اوسط پیداوار 40 من حاصل کرنے میں مدد ملے گی. فرحان مرزا, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ملتان. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے نگراں وفاقی وزیر قومی تحفظ و خوراک و تحقیق ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے ملاقات کی. ملاقات میں ربیع اور خریف کی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. محسن نقوی نے کہا کہ کپاس کی اچھی پیداوار کے بعد کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ دلانے کے لیے نرخوں میں استحکام ضروری ہے. ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے کہا کہ راوی اور دیگر دریاؤں اور نہروں میں سیوریج ڈالنے سے آبی حیات اور ماحولیات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. آبی ماحولیات کی بچاؤ کے لیے سیوریج نہروں اور دریاؤں میں ڈالنے پر مکمل پابندی ناگزیر ہے. پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر 14 ملکی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2023 جاری ہے. پاک فضائیہ جدید فضائی جنگی حکمت عملیوں اور شریک ممالک کے مابین باہمی تعاون کو فروغ دے کر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. ترجمان پاک فضائی کے مطابق انڈس شیلڈ خطے کی سب سے بڑی فضائی جنگی مشقوں میں سے ایک ہونے کی بدولت نمایاں حیثیت کی حامل ہے. مشق بین الاقوامی تعاون کو تقویت دینے اور ملک کی فضائی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے. مشق میں دنیا کی صف اول کی فضائی افواج کے پائلٹس، گراؤنڈ عملہ اور ایئر ڈیفنس کنٹرولر سمیت جدید لڑاکا طیارے شرکت کر رہے ہیں. ترجمان کے مطابق انڈس شیلڈ 14 ممالک کی بہترین فضائی افواج کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے. فضائی مشق میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، عمان، بحرین، آذربائیجان، انڈونیشیا، مراکش، ازبکستان، چین اور ہنگری کی فضائی افواج شریک ہیں. مشق کے ذریعے تکنیکی ترقی، جدت کے فروغ، فضائی جنگ کے حکمت عملیوں کو جانچنے اور عصر حاضر کے فضائی دفاعی چیلنجز سے نمٹنے میں پاک فضائیہ کے اہم کردار کی توثیق ہے. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق انڈس شیلڈ مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے شریک ممالک کے باہمی شراکت داری کے عزم کا ثبوت ہے.
फजाई मश्क शरीक ममालिक को दरपेश मुश्तरका खतरात के पेश नज़र फजाई जंग के नए उभरते हुए मुहर्रकात का अहाता करेगी। मश्क इंडसशील्ड के बाइस बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मबसूल हो गई है। मश्क इंडसशील्ड 2023 शरीक ममालिक की फजाई अफवाज के माबैन फजाई दिफा के दायरे कार में फाहम तफहीम और ताउन को मुस्तहकम करने का बेहतरीन मौका फराहम कर रही है। मश्क मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करने के लिए शरीक फजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन को फरोग देगी। इंडसशील्ड पाक फजाई की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। बलूचिस्तान में मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मारिया शमून की कहानी आज़्म और खुद मुख्तारी की ताकत की लाजवाल मिसाल पेश करती है। मारिया एक सरकारी मुलाजिम की सफ़ेदपोश घराने में पैदा हुई। उनको जिंदगी में मुतअद्दिद माली और ज़ाती चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में 5 बार नाकाम होने के बाद भी मारिया बेमिसाल हौसले के साथ डटी रही। मारिया के ख्वाबों का अनथक ताक़ुब उस वक्त रंग लाया जब उसने अपनी छठी कोशिश में पहली पोजीशन हासिल की। मारिया शमून का शानदार सफर बहुत से लोगों के लिए एक मशअल राह है। उन्होंने कहा कि 2016 से शुरू हुआ ये सफर 2021 में जब कामयाबी पर खत्म हुआ तो मैं समझती हूँ कि मेरी कामयाबी का राज मेरा हिम्मत ना हारना है। मारिया शमून ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी पहचान, इज्जत और ये वक़ार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में रवां बरस अब तक 85 कश्मीरियों को शहीद किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक उनमें से 22 को जाली मुकाबलों के दौरान शहीद किया गया। काबिज फोर्सेज और बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारों ने मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान 3000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद में हुर्रियत रहनुमा, कारकुन और सहाफ़ी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अफराद में से ज्यादातर के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो तनाज़ कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने में अपना किरदार अदा करे। दूसरी जानिब दाएं बाजू की जमात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने जम्मू में एक इजलास के दौरान इंतहा पसंद हिंदू तंजीम के रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व के नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें तेज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। मौसम की खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का और आपको आगाह करें कि लाहौर शहर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई। तर्जुमान वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश 112 मिलीमीटर करतबा चौक में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 67, एयरपोर्ट 80, गुलबर्ग 43, पानी वाला तालाब 83, गुलशन रावी 91, इकबाल टाउन 86, समराबाद 70, लक्ष्मी चौक 77, अपर माल 42, मुगलपुरा 39, ताजपुरा 22, निश्तर टाउन 60 और चौक नाखुदा पर 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एमडी वासा गुफरान अहमद ने रात गए नशेबी इलाकों के दौरे किए और निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। वासा की जानिब से बेशतर इलाकों को बारिश के दौरान ही क्लियर कर दिया गया था, ताहम कुछ इलाकों को बारिश के रुकते ही क्लियर किया गया। तर्जुमान PDMA ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। बारिशों का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रह सकता है, जिससे दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी के इम्कानात हैं। DG PDMA इमरान कुरैशी ने सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि PDMA कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग 24 घंटे जारी है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अब्र आलू, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए
زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں، جو کہ کچھ یوں رہی۔ سبی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، دادو 40، شہید بے نظیر آباد 40، نواب شاہ 40، جبکہ موہنجو داڑو میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔